कुछ और महत्वपूर्ण हम लोग रेवोल्यूशनरीज के बारे में देखते हैं। हेमचंद्र कानून गो, ये बंगाल में एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जुगांतर या युगांतर, उससे जुड़े हुए, यानी कि एक प्रकार से जो अनुशीलन समिति का ही एक पार्ट था, जुगांतर या युगांतर, उससे जुड़े हुए एक व्यक्ति थे। इनको बारिंद्र घोष द्वारा फंडिंग वगैरह करके इनको पेरिस भेजा गया था। पेरिस भेजने के पीछे मकसद यह था कि वहां पर रूस के एक क्रांतिकारी नेता, जिनको रूस से देश निकाला दे दिया गया था, वो पेरिस में रहते थे। उनको बम बनाने की तकनीक आती थी, तो उनसे बम बनाने की तकनीक सीखने के लिए इनको पेरिस में जो है वो भेजा गया। ठीक है, बारिंद्र घोष और जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को जतिन बाघा के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, यानी जतिन द लॉयल, जतिन बाघा, इन दोनों ने मिलकर के एक बम फैक्ट्री की स्थापना किया था देवघर, बंगाल में। ठीक है, ठीक है। अगला है जुगांतर या युगांतर। ये एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, विदेशी अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति जिसकी स्थापना अरविंदो घोष, बारिंद्र घोष इन्होंने मिलकर के किया था। ये उसके भीतर काम करने वाली एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये भी बंगाल में काम करती थी। इसके कुछ महत्वपूर्ण सदस्य थे सूर्य सेन, जिन्होंने चितगांव आर्मरी रेड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जिनको मास्टरदा के नाम से जानते थे, ये शिक्षक भी थे। ठीक है, दूसरे हैं अरविंदो घोष, ये सारे उनके सदस्य हैं युगांतर ऑर्गेनाइजेशन। मोहित मोइत्रा, बारिंद्र घोष, प्रीतिलता बाडेकर, कल्पना दत्त इत्यादि। ठीक, हेमचंद्र कानून को और पीएम बापट, पीएम बापट इसके मेंबर थे। ठीक है, इन दोनों को बम बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए पेरिस भेजा गया था। ठीक है, जहां पर रूस से एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था निकोलस शफरांस्की। ये बम बनाने की तकनीक इन दोनों को सिखाया गया था। फिर जब ये लौट के वहां से बंगाल आए तो इन्होंने देवघर और मानिक लता, ये दो जगह है बंगाल में, वहां पर इन्होंने बम बनाने की फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी अनुशीलन समिति, जिस प्रकार बंगाल में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था, उसी प्रकार अभिनव भारत सोसाइटी भी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना 1904 में वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मिलकर के किया था नासिक में। ठीक है, इसकी स्थापना वैसे 1899 में हो गई थी, जिसे उस समय मित्र मेला कहा जाता था। बाद में इटली के राष्ट्रवादी मैजिनी से प्रभावित होकर इसका नाम अभिनव भारत रखा गया था। ये जो अभिनव भारत सोसाइटी है, क्रांतिकारी संगठन था, इंस्पायर्ड फ्रॉम मैजिनी टेक्निक्स ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज एंड गुरिल्ला वॉरफेयर। इटली के राष्ट्रवादी नेता मैजिनी, जोसेफ मैजिनी की जो तकनीक थी, इटली में राष्ट्रवाद कैसे आया उसकी तकनीक थी, वहां पर गुप्त संगठन बनाए जाते थे और गुरिल्ला वॉरफेयर के माध्यम से वहां पर जो निरंकुशवाद चल रहा था उसको पराजित किया गया था, तो उससे ये प्रभावित थे। कुछ और रेवोल्यूशनरी हम लोग देखते हैं 1915 तक, फिर बाकी और जो रेवोल्यूशनरी 1915 के बाद है उनका हम बाद में देखेंगे। मंगल पांडे, इनको भारत का टेक्निकली पहला रेवोल्यूशनरी माना जाता है। ठीक है, भी नरसिम्हा रेड्डी आंध्र प्रदेश के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जो वहां पर जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था और उसमें कई जमींदार और अंग्रेजों की भी इन्होंने हत्या की थी। ठीक है, अगला है वचीनाथन। वचीनाथन तमिलनाडु के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे, जिन्होंने वहां के कलेक्टर की हत्या की थी गोली मार करके। ठीक है, एक महत्वपूर्ण मुस्लिम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था तहरीक ए रेशमी रुमाल। ठीक है, ये तहरीक ए रेशमी रुमाल एक इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो प्रथम विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन का विरोध करने के लिए और ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो टर्की और ब्रिटेन एक दूसरे के अपोजिट थे और टर्की में ऑटोमन एम्पायर था, तो उसको सपोर्ट करने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, इसको देवबंदी, जो देवबंदी आंदोलन हम इसके पहले पढ़े हैं, उनके सदस्यों द्वारा इनको समर्थन प्राप्त था। उबैदुल्ला सिंधी और महमूद अल हसन दो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे तहरीक ए रेशमी रुमाल। इस संगठन का नाम तहरीक ए रेशमी रुमाल इसलिए था क्योंकि इनमें जो काम करने वाले क्रांतिकारी थे
ये अपना संदेश एक दूसरे तक एक सिल्क से बने हुए रुमाल के कपड़े पे लिख करके भेजा करते थे ताकि पकड़ में ना आए। ठीक है, कोई देख भी ले तो बोले रुमाल है, और उसमें अरबी फारसी में कुछ चीजें लिखी होती थी। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों को जब ये बात समझ में आई तो अंग्रेजों ने इसका नाम दिया सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, रेशम पे चूंकि लिख के भेजा जाता था। ठीक है, तो रेशमी पत्र षड्यंत्र इसका नाम पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक परीक्षा में नहीं पूछा गया है, तो ऐसी कुछ चीजें आजकल यूपीएससी ढूंढ ढूंढ के चीजें पूछती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। यहां तक ये क्रांतिकारी दौर पूरा जो है वो यहां पर कंप्लीट हो गया। एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको यहां पर लिखना भूल गया, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये जो पूरा या फिर अभी ना बता करके मैं जब क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा दौर पढ़ाऊंगा जो 1915 से 1945 तक है, तो ओवरऑल इनका क्या इंपैक्ट पड़ा भारत पे और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा वो मैं आपको इकट्ठे बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अब भारत में हम लोगों ने देखा कि 1907 के बाद जो मॉडरेट्स थे वो ठंडे पड़े हुए थे, एक्सट्रीमिस्ट थे वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे। ऐसे समय में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को संभालने के लिए कोई नेता नहीं बचा, तो युवा लोगों ने अपने हिसाब से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया। और जब ये क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने अंग्रेजों को बड़ा परेशान किया, क्योंकि एक तरफ अंग्रेज लोग मारे जा रहे थे, इसकी खबर जब ब्रिटेन तक पहुंचती थी तो ब्रिटेन से दबाव पड़ता था भारत में वायसराय और गवर्नर्स के ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, इनको रोको। ठीक है, इसके अलावा ये लोग चूंकि गुपचुप रह करके काम करते थे, तो कब ये किसको मार के चले जाएं, इनको पकड़ पाना भी मुश्किल होता था। तो अंग्रेज लोग काफी परेशान थे, उनकी बड़ी बेइज्जती हो रही थी। ठीक है, इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए अंग्रेजों ने एक और लॉलीपॉप लेके आया जिसका नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। इस कानून को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इस कानून को लाने के पीछे दो लोगों का दिमाग था। एक भारत सचिव जो लंदन में बैठता था, जॉन मॉर्ले, और दूसरा इंडियन में बैठने वाला गोरा अंग्रेज वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड मिंटो। इन दोनों ने मिलकर के भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था उसको रोकने का तरीका बनाया, और उसके रूप में उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भारत में लाया। इसलिए कि हम भारत में सुधार करना चाहते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस कानून को लाने के पीछे का असली मकसद यही था कि जो क्रांतिकारी आंदोलन भारत में चल रहा है इसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। इसको रोकने के दो तरीके थे। पहला तरीका यह था कि मॉडरेट लीडर्स को इन क्रांतिकारियों से दूर कर दिया जाए और मुसलमानों को हिंदुओं से दूर कर दिया जाए। अगर ये दो काम अंग्रेज कर लेते हैं तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो रेवोल्यूशनरी हैं, इनको सहयोग मिलना बंद हो जाएगा, और जब सहयोग मिलना बंद हो जाएगा तो अपने आप ये जो घटनाएं हैं वो घटने लगेंगी। पहली बात। दूसरी बात, जब इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो मॉडरेट से हम जबरदस्ती इसकी निंदा कराएंगे, और मॉडरेट्स जो हैं वो निंदा करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, फलाने ने फलाने को गोली मार दिया, ये ठीक नहीं है, हम लड़ करके हिंसा करके और भारत की आजादी नहीं पाना चाहते, हम अंग्रेजों को सताना नहीं चाहते, ये भारत की अहिंसावादी सिद्धांत के खिलाफ है। इस प्रकार से उसकी आलोचना करेंगे। और जब भारतीय लोग ही भारतीयों की आलोचना करेंगे तो पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि ये वास्तव में जो खून खराबा भारत में हो रहा है भारत के युवाओं द्वारा, ये बिल्कुल भी गलत है। इसकी केवल हम भर विरोध नहीं करते बल्कि इसके भारतीय लोग भी विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उद्देश्य था इस कानून को लाने का। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कानून जब लाया गया तो जॉन मॉर्ले नामक व्यक्ति सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, भारत के राज्य सचिव थे, लंदन में बैठते थे, और लॉर्ड मिंटो जो कि वायसराय ऑफ इंडिया थे, दिल्ली में बैठा, अभी ये जो है अभी तो कलकत्ता में बैठेंगे, फिर 1911 से दिल्ली में। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर के कानून बनाया। ठीक है, the act brought limited increase in the involvement of Indians in the legislative councils, both central and provincials, as well as in the councils of Secretary of State in India, in London. कुल मिलाके इसका नाम ही है इंडियन काउंसिल एक्ट। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे या जितने प्रकार के काउंसिल भारत में थे, भारत में 3 प्रकार के काउंसिल थे। गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और प्रोविंसेस का जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, और प्रोविंसेस के गवर्नर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो 4 प्रकार के काउंसिल भारत में थे। ठीक है, 2 काउंसिल लेजिस्लेटिव थे, एक सेंटर का और एक प्रोविंस का। 2 काउंसिल एग्जीक्यूटिव थे, एक वायसराय का दूसरे
गवर्नर का, और एक पांचवा काउंसिल था जिसको काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते थे, जो लंदन में होता था। तो कुल मिला के जितने प्रकार के काउंसिल हैं, काउंसिल का काम ही होता है सरकार को सलाह देना और कानून बनाना। यदि एग्जीक्यूटिव काउंसिल है तो उसका काम है सलाह देना और जो योजनाएं है सरकार की उसको क्रियान्वयन करना, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम है कानून बनाना। ठीक है, तो इन काउंसिल्स में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए यह कानून लाया गया था, ताकि भारतीयों को, खास करके जो मॉडरेट लीडर्स हैं, उनको लगे कि हमने अंग्रेजों का साथ दिया तो अंग्रेजों ने संवैधानिक सुधार किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों की संख्या बढ़ाई। ठीक, पहला उद्देश्य ये था इसका। दूसरा उद्देश्य था मुसलमानों को हिंदुओं से दूर करना। तो कैसे उन्होंने दूर किया हम आगे भी देखते हैं। तो पहला जो इसका महत्वपूर्ण कार्य था, जितने प्रकार के काउंसिल हैं सब में भारतीयों की संख्या, ठीक है, जिसको वो लोग नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहते थे, जिसमें कुछ भारतीय भी थे कुछ विदेशी भी थे, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं थे, किसी प्रकार की सरकारी सेवा में नहीं थे, उनकी संख्या बढ़ाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, इट केम एज अ रिस्पॉन्स ऑफ रेवोल्यूशनरी फेज। इसके आने के पीछे का कारण यही था कि भारत में रेवोल्यूशनरी फेज चल रहा था। इट इंक्रीज्ड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन वेरियस काउंसिल्स। अनेक काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, पहला देखते हैं हम। पहला जो काउंसिल है उसको हम बोलते हैं इंपीरियल काउंसिल ऑफ इंडिया, या उसी को बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया, या उसी को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया। तीनों कह दो, तीनों का एक ही मतलब। ठीक है, इसमें इसके पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित कानून 1862 में आया था, जिसे हम कहते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1800, इंडियन काउंसिल एक्ट 1865। ठीक है, उसमें पहली बार भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन का परंपरा शुरू किया गया था, और भारतीयों की संख्या या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या जो पहले 6 से 10 थी, बढ़ा करके उसको 10 से 16 किया गया था। उसी श्रृंखला में ये अगला कानून है। इसमें कुल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया है, या जिसको सेंट्रल काउंसिल या इंपीरियल काउंसिल कहते हैं, उसमें टोटल मेंबर्स रखे गए 68। 68 में 32 नॉन ऑफिशियल्स थे और 36 ऑफिशियल्स थे। यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल्स थे 36 और नॉन ऑफिशियल्स थे 32। तो नंबर तो बढ़ाया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर का, लेकिन अभी भी आप देखिए कि मेजॉरिटी ऑफिशियल मेंबर्स की ही है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो फैसला है वो बहुमत के आधार पर होगा, और बहुमत तो ऑलरेडी ऑफिशियल मेंबर्स का है जो कि सरकार के पक्षकार हैं। ठीक है, तो इसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। तो अभी हमने देखे कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 था, उसमें 10 से 16 ऑफिशियल मेंबर रखने, नॉन ऑफिशियल मेंबर रखने की बात हुई थी। इस एक्ट में एकदम से वो संख्या बढ़ा करके कर दिया गया 32। मॉडरेट्स बड़े खुश हो गए, वाह, जो 10 से 16 था उसको एकदम से 32 कर दिया, ये तो हमारी बहुत बड़ी जीत है। अंग्रेज बड़े साफ दिल दिमाग के आदमी हैं, ये लोग बड़े न्यायप्रिय आदमी हैं। ठीक है, इन 27 में से, इन 32 में से 27 लोगों का चुनाव होना था, चुनाव इनडायरेक्टली होना था, और जो 5 लोग हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे। ठीक है, और जो 5 है वो नॉमिनेट होंगे और 27 का इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। अब ये जो 27 लोगों का इलेक्शन होगा, उसमें से भी 8 सीटें रिजर्व रखी गई थी मुस्लिम्स के लिए, 6 सीटें ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, अंग्रेजी पूंजीपति। ये अंग्रेजी पूंजीपति कौन थे? टी प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स, माने चाय की खेती करने वाले जो अंग्रेज लोग थे, नील की खेती करवाने वाले बड़े बड़े व्यापारी, इन लोगों के लिए भी 6 सीट रिजर्व रखा गया था। 2 सीट्स जमींदारों के लिए रिजर्व रखा गया था, और 11 सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए था। तो यदि हम देखें तो ये जो 8 लोग जो मुस्लिमों के लिए था, ये सब प्रो ब्रिटिश थे, अंग्रेजों के पक्षकार थे। 6 ब्रिटिश कैपिटलिस्ट अंग्रेजों के पक्षकार थे, जमींदार अंग्रेजों के पक्षकार थे। ठीक है, तो 36 तो ऑलरेडी उनके सपोर्टर में है। अब 8 और 6 14 और 2 16 और यहां से आगे, तो 68 में जो 53 है वो तो अंग्रेजों के सपोर्ट में हो गए ना। केवल 11 जो जनरल बचे, उन्हीं में कुछ भारतीय लोगों के हित की बात करने वाले थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहला सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया गया? टोटल मेंबर 68, 32 नॉन ऑफिशियल्स होंगे, उनमें से 27 का इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, 5 नॉमिनेटेड होंगे।
जो 27 है उनमें भी सीट रिजर्व रखा गया था अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें मुस्लिम्स के लिए जो 8 सीटें रखी गई थी वो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के द्वारा चुने जाएंगे, पृथक निर्वाचन पद्धति। और ये क्या है मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तीसरी बात यह है कि चूंकि इलेक्शन इनडायरेक्ट होना है तो जहां जहां इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, जहां कहीं भी, वहां एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा, एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा जो चुनाव करेगा लोगों का वोट डाल करके। ठीक है, तो यदि प्रोविंस के लिए चुनाव हो रहे हैं तो जो वोट डालने वाले मेंबर होंगे वो लोकल बॉडीज के चुने चुनाए मेंबर्स होंगे जो वोट डाल के प्रोविंस के लिए लोगों का चुनाव करेंगे। और यदि सेंट्रल के लिए चुनाव हो रहा है तो प्रोविंस के इलेक्टेड, ऑलरेडी इलेक्टेड लोग इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे और वो वोट डाल करके जो है चुनाव में वोट डालेंगे। ठीक है, यही इनडायरेक्ट इलेक्शन का सिस्टम होता है। नॉट यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यहां यह भी ध्यान रखना है कि लोकल बॉडीज के या प्रोविंस के जो लोग वोट डालने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होंगे तो सबको शामिल नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जैसे 18 साल से वर्तमान में जो भारत में है 18 साल से ऊपर वाले सभी लोग वोट डालेंगे, इसमें धर्म, जाति, बंधन, शिक्षा इत्यादि का कोई भेदभाव नहीं होगा। यहां ऐसा नहीं था, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था। बेस्ड ऑन इनकम क्वालिफिकेशन, आय के आधार पर, यदि इससे कम आपकी आय है तो आप वोट नहीं डाल सकते, इससे ज्यादा आपका आय है तो आप वोट डाल सकते हैं। पहली बात तो ये थी। दूसरा, जिनके पास आय नहीं थी उनके लिए दूसरा क्वालिफिकेशन था शिक्षा। आप कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए यदि आपके पास आय नहीं है तो कुल मिलाकर के जो चुनाव का आधार था वो सार्वभौमिक नहीं था, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था। ठीक है, इसके अलावा यहां ये बात भी याद रखिए कि जो इनकम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया था ये मुसलमान वोटर्स के लिए कम था और हिंदुओं के लिए या गैर जो मुसलमान थे उनके लिए ज्यादा था। उदाहरण के लिए यदि तय किया गया कि 10 रुपए से कम आय वाला व्यक्ति वोट नहीं डालेगा तो ये मुसलमानों के लिए उसको 6 रुपए या 7 रुपए कर दिया जाता था और बाकी के लिए वो 10 रुपए रखा जाता था। ठीक है, उसी प्रकार शिक्षा में यदि कहा गया कि भाई कम से कम 5वीं पास होना चाहिए, ठीक है, तो मुस्लिमों के लिए वो 3री पास कर दिया जाता था, बाकी के लिए 5वीं पास। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो ये पॉलिसी लाई ही गई थी मुस्लिमों और मॉडरेट्स दोनों को खुश करने के लिए, क्योंकि ये दोनों क्रांतिकारी आंदोलन से अपने आप को दूर कर लेंगे तो भारत में अपने आप सब समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हम देखते हैं जो प्रोविंस के लेजिस्लेटिव काउंसिल थे जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर कहा जाता था, ठीक है, जो बंबई, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस इत्यादि में जो हुआ करते थे, वहां पर क्या किया गया? ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, वहां पर अलग अलग प्रोविंस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स थे वो अलग अलग संख्या में निर्धारित किए गए, लेकिन सब जगह पर मेजॉरिटी ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही रखा गया। उदाहरण के लिए यदि बंबई में 60 रखा गया कि टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बंबई का है उसमें 60 मेंबर होंगे, तो उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी रखी गई, यानी उनको 40 रखा गया और ऑफिशियल 20 रखा गया। ठीक है, तो प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी रखी गई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस कानून की, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहां पर भी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आएंगे और यहां पर भी सीट रिजर्व रखा जाएगा। ठीक है, मुस्लिम्स के लिए, लैंडलॉर्ड्स के लिए, ब्रिटिश टी प्लांटर्स, मर्चेंट्स इत्यादि के लिए यहां पर भी सीट का रिजर्वेशन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, ये 2 पॉइंट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हुई। अब तीसरा पॉइंट है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय जिसमें मंत्री बनते थे लोग, उसमें भी एक भारतीय व्यक्ति को अपॉइंट करने का, उसका चुनाव नहीं होगा, उसको डायरेक्ट अपॉइंट किया जाएगा वायसराय ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, तो ये एक अच्छा काम ये भी हुआ इस कानून में। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या लॉर्ड एसपी सिन्हा भारत में ऐसे पहले भारतीय थे जिनको वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण काउंसिल्स में परिवर्तन किए गए। चौथी बात जो है, मतलब अगली बात जो है, पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर रेज्ड। चाहे वो सेंट्रल का लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या प्रोविंस का, उनके पावर में वृद्धि की गई।
ठीक है, पावर में क्या वृद्धि की गई, आप 1862 का एक्ट याद कीजिएगा, ठीक है, उसमें हमारे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनको बजट पर चर्चा करने का अधिकार नहीं था, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, प्रस्ताव अपने तरफ से पारित करने का अधिकार नहीं था, ये सारे अधिकार इस बार जो है वो दिए गए, ठीक है। तो नाउ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कैन टेक पार्ट इन डिस्कशन ऑफ बजट। अब जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो बजट डिस्कशन में भाग ले सकते हैं। आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री, पहले उनको केवल एक प्रश्न पूछने का अधिकार था, उससे जुड़ा हुआ कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को नहीं पूछ सकते थे, ठीक है। अब आप अपना मेन क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। वोट्स फॉर सेपरेट आइटम्स ऑफ बजट, बजट जब बनता है तो उसमें कई विभागों के बजट होते हैं, डिफेंस विभाग का, हेल्थ विभाग का, फलाने विभाग का, ठिकाने विभाग का, तो उसमें अलग अलग विषयों पर वोट जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर दे सकते हैं, लेकिन आखिरी में जब ओवरऑल पूरे बजट पर वोटिंग होती है तो उस पर उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। कैन पास रेजोल्यूशन, इसके अलावा नॉन ऑफिशियल मेंबर अपने कुछ प्रस्ताव भी पारित कर सकते थे, ये सब अधिकार दिए गए, ठीक। ये अधिकार दिए तो गए, लेकिन वीटो पावर्स टू वायसराय ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस, अल्टीमेटली वीटो पावर गवर्नर जनरल ऑफ जो प्रांत के गवर्नर थे और वायसराय ऑफ इंडिया थे उनको वीटो था। यानी अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर कोई रेजोल्यूशन इत्यादि पास करके अल्टीमेटली उसमें दस्तखत करने के लिए गवर्नर के पास या वायसराय के पास भेजते हैं तो वो उसको मना कर सकते थे, वीटो का अधिकार था, ठीक है। अच्छा, अगली बात, मुस्लिम वोटर्स हैड अ राइट ऑफ प्लूरल वोटिंग। मुसलमानों को और ज्यादा खुश करने के लिए मुस्लिम वोटर्स को प्लूरल वोटिंग का अधिकार दिया। प्लूरल वोटिंग का मतलब है एक ही कैंडिडेट जो किसी एक जगह पर वोट डालता है उसको उस प्रांत के भीतर 3 जगह वोट डालने का अधिकार था, ठीक है। तो प्लूरल वोटिंग का मतलब है थ्राइस इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अ प्रोविंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में चुनाव पड़ रहे हैं, तो अभी एक व्यक्ति जबलपुर का, जिसका जबलपुर के इलेक्टोरल रोल में नाम है, वो केवल जबलपुर में वोट डाल सकता है। लेकिन प्लूरल वोटिंग का मतलब है कि वो पूरे भारत में 3 जगह वोट, पूरे मध्य प्रदेश में 3 जगह वोट डाल सकता है, ठीक है। तो एक तो उसने जबलपुर में डाल दिया, फिर जब पता किया भोपाल में वोट कब पड़ना है तो भोपाल में भी जाके डाल दिया, इंदौर में भी डाल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको वो किए गए थे। तो ये था इस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। पूरी इस एक्ट को अगर आप आंख खोल के अच्छे से देखोगे तो दिख जाएगा कि इस एक्ट में 2 ही महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला, अपीजमेंट ऑफ मॉडरेट्स और अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है भाई, क्योंकि वो उनको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो भारत में चल रहा था उससे उनको वो एकदम कट कर देना चाहते थे, अलग कर देना चाहते थे, ठीक है। चलिए, अब ये जो कानून आया, इस कानून की लिमिटेशन, सीमाएं, कमी क्या थी? पहला, मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें 68 में से 36 तो ऑफिशियल मेंबर थे डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली देखें तो 53, ठीक है। पहला कमी ये था। दूसरा, वीटो पावर टू वायसराय एंड गवर्नर, गवर्नर और वायसराय के पास वीटो पावर है। यदि हमारे मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के कोई प्रस्ताव पारित करके भेजते भी उनके पास तो उसको मना करने का अधिकार पूरा पूरा इनके पास है, तो ऐसा अधिकार कोई काम करेंगे। तीसरा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कांट वोट बजट एज अ होल, वो बजट के डिफरेंट पार्ट्स पर तो वोटिंग कर सकते थे, लेकिन एज अ होल बजट में वोट देने का अधिकार उनको नहीं था। चौथी बात, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम्स को, ठीक है। इससे भारत में क्या होगा, संप्रदायवाद की भावना फैलेगी, ठीक है। लेस क्वालिफिकेशन मुसलमानों के लिए था, लेस क्वालिफिकेशन, इनकम क्वालिफिकेशन भी कम था, एजुकेशन भी कम था, इसके अलावा उनको प्लूरल वोटिंग का अधिकार था। ये तीनों घटनाओं ने भारत में संप्रदायवाद की भावना को बहुत ज्यादा बढ़ाया। मोस्ट ऑफ दी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर प्रो ब्रिटिश, ये भले सेंट्रल में 32 जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे और प्रोविंसेस में इनकी मेजॉरिटी थी, लेकिन ये ज्यादातर अंग्रेजों के समर्थक हुआ करते थे, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर चुनाव लड़ने का काम उस समय जो पढ़े लिखे राजा महाराजा के समर्थक, अंग्रेजों के समर्थक, वही लोग चुनाव में खड़े होते थे, ठीक है। ओनली फॉर अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स एंड मॉडरेट्स, ये इसकी कमी थी कि अपीजमेंट के लिए लाया गया था, ठीक है। अगला, इलेक्शन तो हुए लेकिन इलेक्शन इनडायरेक्ट मेथड से होते थे और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के मेथड पर नहीं होता था। तो ऐसा चुनाव जो केवल दिखावे के लिए था, कोई काम का नहीं, ठीक है। ये था। इसके अलावा इसका महत्व क्या था, ठीक है, चलो महत्व भी देख लेते हैं। पहला महत्व यह था कि एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव, यहां पर काउंसिल है,
लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सटेंशन किया गया। अब एक्सटेंशन दोनों तरीके से हुआ, एक तो उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की नंबर भी बढ़ाई गई और दूसरा उनके पावर्स भी बढ़ाए गए, ठीक है। और नंबर कैसे कैसे बढ़ाएगा और पावर हमने यहां पर देख लिया। दूसरा ये है कि मेजॉरिटी ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो प्रोविंस के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी रखी गई थी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, पहली बार किसी भारतीय को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था, ये इसका महत्वपूर्ण है, ठीक है। रिएक्शन, इस कानून के प्रति क्या रिएक्शन था? मॉडरेट लीडर्स का क्या रिएक्शन था? मॉडरेट लीडर्स ने इस कानून को स्वागत किया, इसका समर्थन किया, एक बात को छोड़कर इन्होंने अंग्रेजों से कहा ये सेपरेट इलेक्टोरेट आप लाए हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने कहा ठीक है चलो। एक्सट्रीमिस्ट जो उग्रवादी थे उन्होंने इस कानून का अपोज किया और उन्होंने कहा कि ये कानून में जो प्रावधान भारतीयों के लिए किए गए हैं ये पर्याप्त नहीं है, ये केवल अपीजमेंट तुष्टिकरण की नीति है, वास्तव में भारतीयों को जितना मिलना चाहिए इस कानून से वो नहीं मिला, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखते हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार एक महत्वपूर्ण घटना जो अंग्रेज लोग भारत में आयोजित करते थे, ठीक है। थ्राइस इन इंडिया, भारत में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, ठीक है। इसका पर्पस होता था टू वेलकम एंड कमेमोरेट ब्रिटिश क्राउनशिप। इसका उद्देश्य होता था कि जब जब ब्रिटेन में राजा बदलता था या रानी बदलती थी तो अगला राजा ब्रिटेन का कौन होगा और ब्रिटेन का अगला राजा जो होगा वही भारत का भी राजा होगा। तो भारत में इस बात की घोषणा करने के लिए कि अब ब्रिटेन में राजा या रानी बदल गई है और अब वो जो पिछला व्यक्ति जो राजा रानी था वो नहीं होगा और ये अगला व्यक्ति भारत का भी राजा रानी होगा, इस बात को जो है डिक्लेयर करने के लिए ये दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता था। कुल भारत में 3 बार दिल्ली दरबार आयोजित किए गए। हर बार ये दिल्ली दरबार, दिल्ली में एक पार्क है उसका नाम है कोरोनेशन पार्क, जो कि मुखर्जी नगर के पास संत नगर नामक एक जगह है बुराड़ी में, ठीक है। वहीं पर संत निरंकारी वालों का भी हेडक्वार्टर है और संत निरंकारी वालों का जब साल में एक बार समारोह होता है तो इसी पार्क में आज वहां पर टुगेदर गैदरिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो वहां पर आपको ये पार्क देखने को मिल जाएगा और कभी अगर आप जाएं तब तो वो फालतू की जगह हो गई है, वहां कुछ तामझाम नहीं है, लेकिन वहां पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति और एक लेख लिखा हुआ, पत्थर में लेख लिखा हुआ वहां आपको दिख जाएगा कि जॉर्ज पंचम यहां पर आए थे, ठीक है। तो 3 बार ये आयोजन हुआ। पहली बार ये आयोजन हुआ था 1877 में। उस समय आयोजन को करने वाले और वायसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड लिटिल। क्यों किया गया था ये आयोजन? क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम्ड एज कैसरे हिंद। क्वीन विक्टोरिया को जो महारानी थी ब्रिटेनिया की उसको भारत की महारानी घोषित किया गया था, ठीक है। इस उपलक्ष्य में ये पहला दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में किया गया था, उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन और ये एक्सेशन ऑफ किंग एडवर्ड 7th, फिर वहां पर जो महारानी के बाद अगले जो वहां पर राजा बने वो थे किंग एडवर्ड 7th और अब वो भारत में ब्रिटेन में राजा बन चुके हैं, इस बात की घोषणा करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया, ठीक है। तीसरा जो है 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है, उसके समय में ये किया गया था और इस समय पर्पस था कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज 5th एज एम्परर ऑफ इंडिया। ब्रिटेन में फिर से राजा बदला था और अब वहां पर जो अगले राजा थे वो थे जॉर्ज पंचम, तो वो ब्रिटेन के राजा बने तो भारत के भी राजा बने, तो उनको भारत का राजा घोषित करने के लिए ये तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, ठीक है। अब इन दिल्ली दरबारों से संबंधित कुछ नोट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। ड्यूरिंग ऑल दरबार, ये तीनों दरबार जब आयोजित किए गए, इनमें से जब पहली बार हुआ तो ना तो जो उस समय क्वीन विक्टोरिया थी ना तो वो भारत आई थी और ना ही दूसरे बार पे जो किंग एडवर्ड थे वो भारत आए थे, लेकिन जब तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था तो जो वहां के राजा थे जॉर्ज पंचम वो भारत आए थे। तो 3 में से केवल तीसरी बार में ही कोई क्राउन यानी राजा या रानी भारत आया था, ये आपको ध्यान रखना है। जो सेकंड वाला इवेंट था उसमें भी जो राजा था एडवर्ड 7th उसको भारत आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए थे और उन्होंने अपनी जगह पर अपने भाई जिसका नाम था ड्यूक ऑफ कैनाट उसको उन्होंने भेजा, ड्यूक ऑफ कैनॉट, ठीक है। और जब ये आए थे दिल्ली में तो उन्हीं के नाम पर कनॉट पैलेस, आप जाएंगे दिल्ली में तो कनॉट पैलेस नामक एक जगह है, बड़ा फेमस जगह है दिल्ली का, इन्हीं के नाम पर रखा गया था, ठीक है। तो जब वो आए थे तो दिल्ली में पहले उनका वहीं पर स्वागत हुआ था, बाद में उनको वहां से बुराड़ी लेके आए थे, ठीक है। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये है
एम्प्रेस ऑफ इंडिया मेडल। जब जब ये दिल्ली दरबार आयोजित किया गया तो भारत में जो अंग्रेजों के बड़े हितैषी थे, अंग्रेजों के बड़े समर्थक थे और अंग्रेजों के प्रति बड़े लॉयल थे, उनको कई प्रकार के मेडल बांटे जाते थे पुरस्कार के रूप में। ठीक है, जैसे आज हम लोग 26 जनवरी को अपने यहाँ के जो साल भर में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण भारत में अच्छे काम करने वाले लोग होते थे उनको राष्ट्रपति पुरस्कार बांटा जाता है। ठीक है, परमवीर वगैरह बांटा जाता है, उसी प्रकार ये भी पुरस्कार बांटते थे। ठीक है, तो उसका नाम था एम्प्रेस ऑफ इंडिया मेडल्स वर प्रोवाइडेड। ठीक है, जो पहला दिल्ली दरबार हुआ था उसमें जो रामनाथ टैगोर थे, अंग्रेजों के बहुत बड़े हितैषी थे, टैगोर फैमिली से आते थे, उनको राजा का टाइटल दिया गया था। ठीक है, पहली वाले में। और इसी पहले वाले दिल्ली दरबार में गणेश वासुदेव जोशी, जो कि पूना सार्वजनिक सभा के एक बहुत महत्वपूर्ण मेंबर थे, वो खादी का वस्त्र, हाथ से बने हुए खादी का वस्त्र पहन के राजा के पास आए थे और राजा को एक चिट्ठी भी दिया था, जिस चिट्ठी में यह लिखा था कि हमारे साथ भी वैसी ही बराबरी का व्यवहार किया जाए जैसे ब्रिटेन में आप अपने ब्रिटेन नागरिकों के साथ करते हैं। ठीक है, ठीक है, और तो ये बात हो गई थी। जब दूसरा दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था उस समय जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था उसकी वीडियो फुटेज बनाई गई थी और भारत में पहली बार वीडियो फुटेज यानी वीडियो बनना इसी समय शुरू हुआ और इसी को हम लोग इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री की बिगनिंग मान सकते हैं। और जब तीसरा दिल्ली दरबार हुआ तो किंग जॉर्ज फिफ्थ और उनके साथ उनकी रानी क्वीन मैरी जो है वो भारत में आई थी। और जब ये भारत में आए थे तो इनका स्वागत करने के लिए जो अंग्रेजों के बहुत बड़े समर्थक थे, हैदराबाद के निजाम और भोपाल की बेगम अख्तर स्वागत करने के लिए गए थे और बड़ा भव्य स्वागत इनका किया गया था। ठीक है, इसमें जब ये दिल्ली दरबार आयोजित किया जाता था तो भारत के जितने राजा महाराजा और भारत के अंग्रेजों के जितने हितैषी थे सबको भी बुलाया जाता था। ठीक है, तो तीसरे वाले में जो बड़ौदा के राजा थे महाराजा सयाजी राव थर्ड, ये शुरू से अंग्रेजों के बड़े विरोधी थे। ठीक है, इन्हीं ने ही फिएट कार बुलवाए थे और उसमें कचरा ढुलवाते थे। ठीक है, तो ये जो सयाजी राव थर्ड है ये राजा से मिलने तो गए थे लेकिन एकदम आम आदमी के वेशभूषा में गए थे, ना इन्होंने अपना कोई मुकुट पहना था, ना कोई श्रृंगार किया था, ना कुछ भी किया था। और जब राजा से मिलाया गया तो बोले कि ये बड़ौदा के महाराजा हैं। तो जो किंग फिफ्थ थे उनको लगा कि ये आदमी जानबूझ के मेरा अपमान करने के लिए ऐसा साधारण वेशभूषा में आया है और बाद में इनको सस्पेंड कर दिया जाता है उनके राजशाही से, तो ये इनको दंड मिलता है। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसी तीसरे वाले में जब 12 दिसंबर को दिल्ली में ये दिल्ली दरबार आयोजित किया गया तो यहीं पर घोषणा किया था जॉर्ज फिफ्थ ने कि बंगाल का पार्टीशन हम कैंसिल करते हैं, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, हम जो है जो भारत की राजधानी है, ब्रिटिश भारत की राजधानी, उसको कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करते हैं। ये दो महत्वपूर्ण घोषणा इन्होंने किया था। ठीक है, और इसी के विरोध में रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था क्योंकि उन्होंने विरोध किया था कि कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर मत करो राजधानी। तो ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जब वो दिल्ली का कार्यक्रम हो गया तो वहां से जो जॉर्ज पंचम थे उनकी रानी वो दिल्ली के लाल किला में आई और लाल किला में विंडो पर खड़े होकर के बाहर हजारों हजार जनता खड़ी हुई थी, उनको दर्शन दिया, झरोखा दर्शन। ये झरोखा दर्शन की परंपरा मुगलों में चली आती थी, हुमायूं ने इसको शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चल करके अकबर ने भी इस परंपरा को निभाया था, झरोखा दर्शन। ठीक है, बाहर बहुत सारी जनता खड़ी होती है और लाल किला की खिड़की में खड़े होकर राजा रानी जनता को अपना दर्शन देते हैं। ठीक है, इसी समय 27 और 28 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का सत्र होता है और इस कांग्रेस में रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के सम्मान में जनगण मन गीत गाया था। ठीक है, फीचर फिल्म। और ये जो 1911 का दिल्ली दरबार था इसको पूरा फीचरिंग किया गया था, उसकी वीडियो कैसेट बने थे और उस वीडियो फिल्म का नाम रखा गया था विद अवर किंग एंड क्वीन थ्रू इंडिया। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण दिल्ली दरबार है। चौथा दिल्ली दरबार भी आयोजित होना था, ये यहां पर मैंने लिख दिया है। फोर्थ दिल्ली दरबार भी आयोजित होना था और वो शेड्यूल था दिसंबर 1936 में, जब अगले राजा ब्रिटेन के जॉर्ज सिक्स्थ ब्रिटेन के राजा बने थे। ठीक है, वो भारत आने वाले थे और फिर से दिल्ली दरबार लगने वाला था, लेकिन भारत में कांग्रेस ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने और भी कई पार्टियों ने इस बात का विरोध किया था
और फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था, इसलिए मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की आहट हो चुकी थी, शुरू नहीं हुआ था, तो इसलिए ये जो जॉर्ज सिक्स्थ है वो नहीं आ पाए और चौथा आयोजन दिल्ली दरबार जो 1936 में होना था वो कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं देखेंगे। धन्यवाद।